हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। जो हमने एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड पढ़े हैं, इनके कौन कौन से कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से हमारे लिए एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव में इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया, लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़े हैं हेलो एल्केन, वो सारे के सारे मोनो हेलो एल्केन थे। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन मतलब उनमें क्या थे, एक हेलोजन जुड़ा हुआ था। अब हम पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन किन्हें बोल देंगे कि जिनमें दो हेलोजन जुड़े होते हैं। और डाई हेलो एल्केन दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक को बोलते हैं विसिनल, दूसरे को बोलते हैं जेमिनल डाई। ठीक है, एक हो गया विसिनल डाई हेलाइड, दूसरे को जेमिनल डाई हेलाइड। ठीक हो गया। विसिनल डाई हेलाइड किसे बोलते हैं? जहाँ पे क्या हो, दो हेलोजन दो अलग अलग कार्बन पे जुड़े हों, उन्हें विसिनल बोलते हैं। और जेमिनल किसे कह देते हैं? जहाँ पे हेलोजन दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हों। ठीक हो गया। तो इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। हल्की फुल्की रिएक्शन है। पहला एडिशन रिएक्शन एल्काइंस के थ्रू। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होता है। ठीक हो गया। तो सिंपल से एडिशन रिएक्शन है। इथाइलिन पे अगर जो Br2 ऐड करेंगे तो दोनों ब्रोमीन किस पे अपने अपने कार्बनों, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उन कार्बनों पे जुड़ जाएंगे। जैसे आप दिख रहा है कि ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन और दूसरा ब्रोमीन यहाँ। ये रिएक्शन जनरली कैसे होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ध्यान रखना, ये रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक। दूसरा मेथड आता है इसमें सेम, कि हेलोजन एसिड्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो हेलोजन एसिड्स का ऐड किस में? एल्काइंस में। एल्काइंस में कभी भी हेलोजन एसिड मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई हेलोजन हो, जैसे HCl, HBr। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जैसे HCl कैसे जुड़ा हुआ है? पहले हाइड्रोजन ने अटैक किया सामने वाले कार्बन पे, ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन के दूसरे वाले कार्बन पे। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ध्यान कर लेना कि जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन को इनिशिएट करता है और न्यूक्लियोफाइल उसे कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले हाइड्रोजन जुड़ा है सामने वाले कार्बन पे, उसके बाद क्लोरीन जुड़ा है बीच वाले कार्बन पे। ठीक है, और इसको थोड़ा समझना है तो मार्कोनिकॉफ एडिशन की मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले में हमें मोनो हेलो एल्केन मिलते हैं जिन्हें हम इस नाम से जानना है, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड क्या हुआ? तो टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड में हमने पढ़ा है कि जहाँ पे क्या होता है, हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है, जहाँ पे कार्बन के हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है किससे? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, या डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन से जुड़ा होता है, तो वो विनाइल हैलाइड कहलाता है। तो पहली बारी में विनाइल हैलाइड मिलते हैं हमें। ठीक है, उसके बाद फिर से एडिशन होता है तो जेमिनल डाइक्लोराइड। ठीक हो गया। तो ये दो मेथड हमने पढ़े, एक तीसरा और लास्ट मेथड एल्डिहाइड और
कीटोन्स के थ्रू इनकी रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो हमें डाई हेलोएल्किन मिल जाएंगे, ठीक है। और ये रिएक्शन लास्ट इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे। तो PCl5 जैसे मैंने बताया कि क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, OH की जगह पे क्लोरीन जोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो PCl5 एक क्लोरीन एटम्स देगा, ये क्लोरीन एटम कहाँ जुड़ जाएंगे, OH की जगह पे जुड़ जाएंगे। इसके बारे में मैंने पहले बताया कि PCl5 कहीं पे भी OH होता है उससे हटा के क्लोरीन को जोड़ देता है, ठीक हो गया। तो ये तो था डाई हेलो एल्केन, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक। अगला आते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट इनकी फैमिली आती है जिन्हें बोलते हैं हेलोफॉर्म, ठीक है। हेलोफॉर्म किसे कहते हैं, ट्राई हेलोजन मीथेन, ठीक है। या ट्राई हेलो मीथेन कंपाउंड CHX3 टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें बोलते हैं हेलोफॉर्म, ठीक है। अगर जो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया तो इसे फ्लोरोफॉर्म बोल देंगे, यहाँ पे क्लोरीन आ गया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन आ गया तो आयोडोफॉर्म से बोल देता है, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वाइडली यूज होते हैं ऑर्गेनिक और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे क्लोरोफॉर्म हमने सुना ही है कि क्लोरोफॉर्म क्या है, एनेस्थेटिक है, ठीक हो गया। आयोडोफॉर्म होता है एंटीसेप्टिक की तरह पहले यूज़ होता था, अभी भी एंटीसेप्टिक होता है पर जानवरों की दवाइयों में काम आता है, ठीक हो गया। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हेलोफॉर्म जो बनते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो पहले इसके बारे में देख लें। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाता है CH3CO, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसी भी हेलोजन से कराएं, इस यहाँ पे मैंने I2 रखा हुआ है, I2 की जगह मैं अगर जो X2 रख दूँ, ठीक है, तो जो CHI3 बना है ये क्या आ जाएगा, CHX3। तो यहाँ से हम कोई भी हेलोफॉर्म बना सकते हैं, ठीक हो गया। बस ध्यान कितना रखना है कि जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है वो वहाँ पे होती है जहाँ पे इस टाइप का ग्रुप रहता है, CH3C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या कोई सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और वो सेकेंडरी अल्कोहल जहाँ पे इस टाइप का ग्रुप, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज होके बनाए, ये समझिए ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन कहाँ पे होती है, जहाँ पे CH3CO ग्रुप हो, ठीक है, या सेकेंडरी अल्कोहल है। वो सेकेंडरी अल्कोहल भी कौन सा, सेकेंडरी या प्राइमरी, कोई भी अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये ग्रुप रखता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने के बाद CH3CO ग्रुप रखता है, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ से तो इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। हेलोफॉर्म रिएक्शन अब क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप इस रिएक्शन को दे रहा है, तो ये रिएक्शन इस ग्रुप के टेस्ट में भी यूज़ होती है, ठीक है। तो इसको बोल देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट जैसे क्यों बोल रहे हैं इसको, क्लोरोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं बोले, देखो आयोडोफॉर्म के बारे में जानने की। आयोडोफॉर्म एक तो येलो कलर का सॉलिड होता है, ठीक है, और दूसरा इसकी स्मेल भी होती है, ठीक। येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड और अपनी एक स्मेल होती है, इसलिए इसे टेस्ट के रूप में ज़्यादा प्रयोग करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के रूप में। एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन्स के वेरियस जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं,
ठीक हो गया। तो ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट था, इसको याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट आता है इसमें, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन अल्कोहल से करा के हमें क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है। ठीक है, इससे पहले वाले में हेलोफॉर्म रिएक्शन एक अलग हुई और आइडोफॉर्म रिएक्शन उसी हेलोफॉर्म रिएक्शन का एक टाइप हो गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद अल्कोहल। तो ब्लीचिंग पाउडर, पहले तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, इसे देख सकते हैं। CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को जब पानी में डालते हैं तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, और हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ठीक हो गया। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरल से रिएक्ट करता है। अब ये क्लोरल कहाँ से मिलता है, इथेनॉल से क्लोरल मिलता है। इथेनॉल की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे, क्लोरीन इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर देगा इथेनॉल में। ठीक है, और इथेनॉल जो होता है वो अगला क्लोरीन से रिएक्ट करके हमारे पास क्लोरल देता है। ये क्लोरल आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और क्लोरोफॉर्म में मिल जाता है। सेम रिएक्शन किसके साथ होती है, एसीटोन के साथ। ठीक हो गया। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखनी है। कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि ब्लीचिंग पाउडर से किस प्रकार से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखनी है, एसीटोन के साथ भी और क्लोरोफॉर्म के साथ भी। ठीक है, रिएक्शन होने का तरीका दोनों में सेम है। ठीक, तो एक बार ही पैटर्न जानने की कोशिश करना। अगला आता है प्रॉपर्टीज़ जो हेलोफॉर्म है। तो जैसे मैंने बताया कि जो आइडोफॉर्म होता है वो येलो कलर्ड का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि जो हमारे पास क्या है, ब्रोमोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म है, ये दोनों क्या हैं, लिक्विड है। ठीक, बॉन्डिंग देखो, क्लोरोफॉर्म से क्या होता है ना कि बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं आगे। ठीक, ये कई कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में काम आता है, सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। तो उसके लिए हमें इसकी बॉन्डिंग नेचर जानना जरूरी है। तो किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है क्लोरोफॉर्म में, तो ये हमारे पास एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तीनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। माइनस आई इफेक्ट को थोड़ा याद करने की, माइनस आई इफेक्ट हम क्या बोलते थे कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ता है तो वो क्या करता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है उसमें थोड़ा पोलर करेक्टर आ जाता है। क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब सोचो कि यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, और ये कार्बन कहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच। ठीक है, तो इससे पूरा असर क्या पड़ता है मॉलिक्यूल में कि जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, ये टूट जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कहाँ पे होती है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पे। ठीक है, इसीलिए हम बॉन्डिंग नेचर पढ़ते हैं कि हमें एक आइडिया मिल जाए कि रिएक्शंस कैसे होने वाली हैं, हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा बॉन्ड बनाना है। ठीक है, जिसने माइनस आई इफेक्ट नहीं पढ़ा है पहले वो माइनस आई इफेक्ट पढ़ ले, उसके बाद इसे देखें। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा कि
लिख भी रखा है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन सी एच बॉन्ड इज वीक इन हेलो फॉर्म एंड इजीली ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई। ये आसानी से किसकी उपस्थिति में टूट जाता है, किसी क्षार की उपस्थिति में टूट जाता है। ठीक है, अगला, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। हमने सुना है कि क्लोरोफॉर्म सूंघने से आदमी बेहोश होता है, एनेस्थेटिक की तरह यूज़ होता था। ठीक, तो क्या होता है, जैसे ही क्लोरोफॉर्म को खुले में छोड़ते हैं ना, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, जिसे हमने खुले में छोड़ा तो CuCl2 एक गैस बनती है जिसे बोलते हैं फॉस्जीन। ठीक है ना, उसे बोलते हैं फॉस्जीन गैस। ये फॉस्जीन गैस बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है। ठीक, ज़्यादा मात्रा में लेने में इससे डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म आता है उसे काले रंग की बोतलों में रखा जाता है अल्कोहल मिला के। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे। ये 2 टाइप की गैस यहाँ पे मैंने पोस्टर डाले हुए हैं। ये बहुत पुराने पोस्टर हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के। ठीक है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ उस टाइम हुआ था। देखो, वाई क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स कंटेन इथेनॉल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पेपर में, और हमें जानना भी चाहिए क्लोरोफॉर्म को काले रंग की बोतलों में रखते क्यों हैं। तो जैसे अभी बताया कि क्लोरोफॉर्म होता है जो वो हवा में खुलने पे एक फॉस्जीन नामक गैस देता है, जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो जो अल्कोहल होता है वो इस फॉस्जीन से रिएक्ट करके डाइथाइल कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, जो क्या है, हार्मलेस गैस है। ठीक है, फॉस्जीन की तरह गैस नहीं है, ये क्या है, हार्मलेस है। हार्मलेस बोल तो जिससे कोई हानि नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इथेनॉल मिला के रखते हैं। और काले रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन होता है क्लोरोफॉर्म का वो एयर और लाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो समझिए। और एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं, मैंने अभी बॉन्डिंग नेचर बताया, तो यहाँ पे देख सकते हैं CHCl3 है, रिएक्शन कैसी हुई है, COCl2। तो अभी बॉन्डिंग नेचर बताया था, इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। अगला एक कंपाउंड आ रखा है इसमें, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन क्लोरोफॉर्म के नाइट्रेशन से बनता है। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप को जोड़ना, जहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं, NO2 ग्रुप जोड़ते हैं, उसे नाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरोपिक्रिन भी क्या है, ऐसा समझ लो कि ये एक कंपोनेंट है टीयर गैस का, आंसू गैस का। पहले तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, पर अब क्या है, अब इसे यूज़ करते हैं किसमें ये खाद की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोस्टर दे रखा है, इसे देख सकते हैं, डिजीज सप्रेशन कॉमन स्कैब। यहाँ पे 2 प्रकार के आलू हमें दिख रहे हैं, एक में क्लोरोपिक्रिन था, एक में क्लोरोपिक्रिन नहीं था। ये क्लोरोपिक्रिन की प्रेजेंस में हो रखे हैं, ये क्लोरोपिक्रिन की प्रेजेंस में इस टाइप से हो रखे हैं। ठीक है, तो आप अंतर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरोपिक्रिन किसकी तरह यूज़ होता है, जो हमारे पास मिट्टी होती है उसकी ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी उर्वरता को बढ़ाने के काम भी आता है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, आंसू गैस का एक घटक है। ठीक,
तो नाइट्रेशन करेंगे तो जैसे मैंने बोला था कि CH बॉन्ड टूटेगा तो इसकी जगह पे NO2 जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये है क्लोरो। अगला क्लोरीटोन, ठीक है, नींद की गोलियों में यूज़ होता है क्लोरीटोन, और ये भी बनता है किससे, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कराने, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कराएंगे तो हमें क्लोरीटोन मिलेगा। क्लोरीटोन किसकी तरह यूज़ होता है, लिख रखा है यहाँ पे, प्रिजर्वेटिव, सिडेटिव, हिप्नोटिक, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये सिडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स के रूप में, नींद की दवाइयों में यूज़ होता है, ठीक है, और लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक। आसान सी रिएक्शन है, फिर से वही कि क्या, C और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन आगे कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा अलग टाइप से होती है, इसको जाने। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एडिशन रिएक्शन सबसे पहले होती है, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया था कि ये है ये क्लोरोफॉर्म हमारे पास है, HCl3 है, CH-Cl3, और जो बॉन्ड, कौन से बॉन्ड पे असर पड़ता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पे असर पड़ता है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो तो हमें क्लोरीटोन मिल जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म का नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव है, ये एसीटोन का ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे पॉजिटिव है, तो इन दोनों को जोड़ दूँगी इधर ही डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरीटोन मिल जाएगा। और क्लोरीटोन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्लोरीटोन क्या होता है, एक हिप्नोटिक ड्रग है और नींद की दवाइयों में ज़्यादा यूज़ होती है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन अब आगे हमारे पास है, वो है कार्बिलेमिन रिएक्शन, ठीक है। एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी एमीन में अंतर करने में ये यूज़ होती, ठीक है। और ये रिएक्शन मात्र प्राइमरी एमीन देते हैं, ठीक है, खाली प्राइमरी एमीन में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म और किसी बेस से कराते हैं ना, तो हमें आइसोसाइनाइड मिलते हैं, ठीक है। आइसोसाइनाइड क्या हुए, RNC, साइनाइड हुआ CN, आइसोसाइनाइड हुए NC, मतलब बॉन्डिंग किससे होगी, नाइट्रोजन के थ्रू होगी, ठीक हो गया। इसे याद कर लेना, और ये भी ध्यान रखना है क्या, कि ये प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन में डिफरेंस करने के काम आती है, और खाली प्राइमरी एमीन ये कार्बिलेमिन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन ने फिर से दोबारा आना है एमीन वाले चैप्टर में, तो जब हम यहाँ से एक बारी थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो आगे हमारी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो जैसे हमने देख रखा है कि यहाँ पे प्राइमरी एमीन हमारे पास एल्काइल एमीन है, ठीक है, तो वो भी ये रिएक्शन दे रहा है। तो एनिलीन भी प्राइमरी एमीन है। एमीन, प्राइमरी एमीन किसे कहते हैं, जहाँ पे NH2 ग्रुप पाया जाता है उसे बोलते हैं प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे NH2 ग्रुप होगा वो क्या देगा, इस रिएक्शन को दे सकता है, ठीक है। इसी आइसोसाइनाइड को कार्बिलेमिन के भी कहते हैं, ठीक। तो याद कर लेना है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर जो नोट्स बना रहे होंगे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन में, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन इससे पहले हमने पढ़ी है, कार्बिलेमिन रिएक्शन हमने अभी देखी है, तो इन दोनों रिएक्शन को हम नोट कर सकते हैं। अगली रिएक्शन आती है इसमें ड्रामेटिमन रिएक्शन, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और बेस से कराते हैं ना, तो हमें सैल्साइल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, ये सैलिसैल्डिहाइड है, और दवाइयों में यूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा। सैलिसैल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड, इसे आगे भी देखेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड से ड्रामेटिमन रिएक्शन होती है,
तो ये भी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसे भी याद कर लेना। ठीक, ध्यान रखना, रेमाटिमन रिएक्शन कौन देता है? फिनॉल देता है, इसका नाम फिनॉल है। ठीक है, ये फिनॉल है हमारे पास। और फिनॉल की रिएक्शन जब किससे कराते हैं? बेस और क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं? सैलिसाइल्डिहाइड मिल जाता है। ये क्लोरोफॉर्म के कुछ यूज़ है। क्लोरोफॉर्म इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्वेंट के तरह यूज़ होता है। दूसरा, एनेस्थेटिक की तरह यूज़ होता है। आगे CFCs में भी इसका यूज़ होता है, मतलब इसके थ्रू हमें क्या मिलते हैं? CFC मिलते हैं। ठीक है, और उनमें भी कौन सा? HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, होता क्या है कि जो CFCs होते हैं वो हमें पता है कि हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करते हैं, तो 1987 के बाद उनका यूज़ बंद हो गया। ठीक है, तो उनको रिप्लेस किया है किसने? HCFC ने। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ने। अगला कंपाउंड है हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड किस टाइप से यूज़ होता है? ये यूज़ होता है हमारे पास कैसे? क्लीनिंग एजेंट की तरह। ठीक है, और जो हमारे पास जो राशन वगैरह होता है, जो अनाज होता है, उसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको मारने के काम ही आता है। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने के काम आता है। फिर दिक्कत वही है कि क्या, क्योंकि ये भी क्या करता है? ओजोन लेयर को और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको भी, इसका यूज़ भी कम कर दिया गया। ठीक है, 1980 से पहले, या ऐसा समझिए 1985 से पहले ये लार्ज स्केल में यूज़ होते थे। ठीक है, इनकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, नेट पे उपलब्ध हैं, किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ हो रहा है। ठीक, और ये यूज़ होता था फायर एक्सटिंग्विशर में। ये दो टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हैं, अग्निशामक बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, तो जो आग गैस के कारण लगती है ना, वहाँ इनका प्रयोग करते थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के सिलेंडर का। देखिए ये रिएक्शन फिर से आ गई है, रायमर्टिमन रिएक्शन। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जो हमारे पास क्या है? फिनॉल है। वो बनाता है सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड क्या है? ये रिएक्शन समझिए, फिनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH की प्रेजेंस में सैलिसिलिक एसिड बनाता है। सैलिसिलिक एसिड कहाँ यूज़ होता है? तो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट तुम देखोगे वहाँ पे सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा आपको। किसी भी दवाई को उठा के देखना, उसमें देखना सैलिसिलिक एसिड, खुजली की दवाइयाँ ज़्यादातर उनमें यूज़ होता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमें मिलता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये दूसरी वाली रिएक्शन जो है सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड हमें मिलता है। ठीक है, और इसी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को बोलते हैं क्या? एस्प्रिन। ये है हमारे पास एस्प्रिन, पेन किलर की तरह यूज़ होती है और हार्ट पेशेंट्स को ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि सैलिसिलिक एसिड का कितना इम्पोर्टेंट है, कि एक तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। ठीक है, मेडिसिन में यूज़ होता है। दूसरा, यहाँ से हम और मेडिसिन बना सकते हैं, कि जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके हमने इस पर एस्प्रिन बना दिया। ठीक है, और एस्प्रिन का कितना ज़्यादा यूज़ होता है तो देख लीजिए, हार्ट पेशेंट को ये दी जाती है, बुखार में ये दी जाती है, आपके पेन किलर की तरह ही यूज़ होती है। ठीक हो गया?
तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगली बात करते हैं फेमस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। ठीक है, लास्ट में एक बूस्टर बनाया है। अरे इससे आप सब कुछ समझ गए होंगे कि क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यूज़ कहाँ होते हैं? जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो एसीज होते हैं, वहाँ यूज़ होते हैं भी नहीं बोलेंगे, होते थे। पर जो 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या एक नियम है, ठीक है, प्रत्येक देश के लिए, कि जब ओजोन लेयर का डिप्लेशन देखा गया तो सारे वर्ल्ड लीडर्स ने मिलके 1987 में एक मीटिंग की। ठीक है, मॉन्ट्रियल का है कनाडा में, मॉन्ट्रियल में एक मीटिंग की और वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई, एक संधि बनी, जिसमें एक कहा गया कि सारे उन उपकरणों का यूज़ कम कर दिया जाए या उन्हें बंद कर दिया जाए जिनसे क्या हो CFCs इमिट होते हो। ठीक है, क्योंकि CFC जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे ओजोन लेयर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ CFCs ऑन ओजोन लेयर। ठीक है, जो ओजोन गैस होती है वो किस तरीके से बनती है? ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से, या समझो ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से और ये बनाता है O3। ठीक है, फिर ये O3 आगे डिग्रेड होकर फिर से बनाता है O2 और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, जिस ऑक्सीजन से ओजोन बननी थी ना उसको रोक देते हैं। ये लास्ट सेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो ऑक्सीजन जो फ्री रेडिकल निकलते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है उसे बनने से रोक देते हैं। तो ये लास्ट रिएक्शन देखो, O3 + O = 2O2 हमारे पास बन रहा है, जबकि ये बनना चाहिए था क्या, O3। ठीक है, और ये सारा किसके कारण हो रहा है? इस क्लोरीन के कारण हो रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक हो गया, तो ये पूरी साइकिल हमें दिखा रही है, इसको थोड़ा समझ लेना। एक साइड हम दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन है, डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा तो ओजोन बनाएगा। ठीक है, पर बीच में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ रखे हैं उन्होंने इस पूरी रिएक्शन को तोड़ दिया है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोरीन कैटालिटिक साइकिल। आगे अगला कंपाउंड आता है हमारे पास DDT, जो इससे पहले हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़े हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपने इनके बारे में पढ़ा है। 2-4 याद रखना है, जैसे फ्रेऑन R11 किसे कहते हैं, R1 ये फ्रेऑन 12 किसे कहते हैं। ठीक है, अगला कंपाउंड है DDT, डाईक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। इसके बारे में भी आप सभी जानते हैं, एंटीसेप्टिक किस काम आता है DDT? कीटाणुओं को मारने के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मच्छर वगैरह होता है ना, उनको मारने के काम आता है क्या, DDT। मलेरिया में तो एक टाइम पे जब मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था पृथ्वी में, ठीक है, तो DDT का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता था। बाकायदा जो हमारे पास हेलीकॉप्टर हैं उनके थ्रू, जहाज़ों के थ्रू DDT का छिड़काव किया जाता था जंगलों में। ठीक है, पर फिर वही कि DDT का नुकसान भी है, तो DDT के नुकसान के कारण इसे भी बैन कर दिया गया। ठीक है, तो अब ज़्यादा यूज़ DDT नहीं होता है, और जनरली इसका यूज़ मलेरिया को कम करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, बनता किससे है? क्लोरल की रिएक्शन, ये क्लोरल
ध्यान है क्लोराइड कहाँ आया था? जब इथेनॉल की रिएक्शन, ठीक है, क्लोरीन से कराई थी तब क्लोरल बना था, पीछे देख लेना। तो इस क्लोरल की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं? क्लोरोबेंजीन से कराते हैं तो हमें DDT मिलता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। यह इसका UPSC नाम नहीं चलेगा, ठीक है। यूजेस मैंने बता दिए कि कहाँ यूज़ होता है। मलेरिया जैसी जो हमारे पास बीमारियाँ होती हैं वो जिन जीवों से होती हैं उनको मारने के काम आता है, ठीक है। और खोजा किसने था? म्यूलर ने, ठीक हो गया। बस दिक्कत वही है, देखो यहाँ पे इसके दो यूज़ लिखे हैं। एक तो पहला तो इंसेक्टिसाइडल एक्शन, ठीक है, और वही कि मलेरिया में यूज़ होता है और कीड़ों को मारने के काम आता है, जो क्या करता है? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पर दिक्कत यही है कि ये मिट्टी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ये मिट्टी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण ये DDT हमारे शरीर में भी पहुंच जाता है। मिट्टी में एब्जॉर्ब होगा तो जो हमने सब्जियां वगैरह उगा रखे हैं उनमें भी DDT की मात्रा पाई जाएगी। DDT पाया जाएगा तो फिर वो हमारे शरीर में आके हमें नुकसान पहुंचाता है, तो इसे भी, इसका यूज़ भी बहुत कम कर दिया गया है। अगला आता है गैमेक्सिन। खुजली की जो दवाइयाँ होती हैं वहाँ पे यूज़ होता है गैमेक्सिन, जिसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, या लिंडेन, ठीक है। तो आसान सी रिएक्शन है, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो BHC मिल जाएगा। ध्यान रखना ये रिएक्शन अलग रिएक्शन है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। बेंजीन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन किस में हो रही है? सनलाइट, मतलब सूरज के प्रकाश में हो रही है, ठीक हो गया। और अगर जो इसी रिएक्शन को सेम मैं अगर जो AlCl3 की प्रेजेंस में कराऊँ, एनहाइड्रस AlCl, तो ये रिएक्शन अलग हो जाएगी, हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। पहली रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, दूसरी रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिल रहा है? क्लोरोबेंजीन मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये दो टाइप की रिएक्शन है, अलग अलग हैं, इनमें कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। तो ये तो हमारे पास अगला BHC, या जिसे गैमेक्सिन घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये नाम इसे आप ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है, पुराने लोगों से बात करके आप जान भी सकते हैं ये किस काम आता है। ये कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ के बारे में मैंने बता दिया, कुछ आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे, ठीक है। पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो पहला है ये है हमारे पास क्या है? BHC, सो, ठीक है। दूसरा आइडोफॉर्म का यूज़ करते हैं कहाँ? जैसे मैंने बताया एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है, पहले इंसानों पे यूज़ होता है, फिर हार्मफुल नेचर का होने के कारण से जानवरों में यूज़ करने लग गए, और जो जानवरों में इन्फेक्शन होता है उसमें इसे लगाया जाता है। ये पीले रंग की दवाई होती है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म हमेशा ख़राब नहीं है, क्लोरोफॉर्म का यूज़ और कहाँ करते हैं? ये ड्रग्स में, जैसे मैंने बताया सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करने होते हैं जब प्लांट से ड्रग्स निकालने होते हैं, तो ड्रग्स मतलब दवाइयाँ निकालनी होती हैं, तो इस क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड हुआ हमारे पास। PVC के बारे में, PVC पाइप आप सभी ने देखे होंगे, ठीक है। ये होता है हमारे पास विनाइल क्लोराइड, अभी विनाइल बताया था आगे, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये हमारे पास क्या है? विनाइल क्लोराइड है।
विनाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब किससे करा, विनाइल क्लोराइड का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलते हैं और इसके पाइप्स सभी घरों में होते हैं, ठीक है। और एक ये नया आपको दिख रहा होगा टेफ्लॉन लेयर्ड पैन। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन सेम पॉलीमर है, ठीक है। CF2 डबल बॉन्ड CF, टेट्राक्लोरोएथीन, इसका नाम क्या हो गया? CF2 डबल बॉन्ड CF2 का नाम क्या हो गया? टेट्राफ्लोरोएथीन। इसका पॉलीमर है टेफ्लॉन। और फोटो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, एक नॉन स्टिक पैन है, ठीक है। तो नॉन स्टिक पैन्स में जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है, टेफ्लॉन कोटेड होते हैं, ठीक है। लास्ट में एक ये पोस्टर है, DDT इज़ गुड फॉर मी। ये बहुत पुराना पोस्टर है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था कि एक टाइम वो था जब मलेरिया का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही था, तो DDT का यूज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता था, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि नेम रिएक्शंस जितनी भी आई होंगी उन्हें नोट कर लेना। दूसरा, जो ये हमारे पास पूरा चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा जनरल लाइफ में यूज़ होता है। ऐसे समझ लो कि पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हमारी जनरल लाइफ में यूज़ होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए तुम्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे, चीज़ों को ढूंढना शुरू करोगे, जो हमारे पास आमने सामने चीज़ें उन्हें ऑब्ज़र्व करना शुरू करोगे तो केमिस्ट्री आसान लगेगी। अभी मैंने जितने नाम लिए हैं, गैमेक्सिन हो गया, PVC हो गया, ये DDT हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो ये सारे के सारे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना भी है, तो ये चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है। बस ये है कि हम उन्हें खुद के लिए टफ ना बनाएं, ठीक है। इन्हीं के साथ यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगला जो हमारे पास अगला टॉपिक आएगा